ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर के बारे में पढ़े थे। वो एम्पलीफायर की तरह एक्ट कर रहा था, ऑसिलेटर की तरह एक्ट नहीं कर रहा था। मतलब हम लोग इनपुट में माइक्रोवेव पावर देते थे, वीक माइक्रोवेव सिग्नल, आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलता था, हाई पावर माइक्रोवेव सिग्नल। ठीक है, इसका जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ कुछ जो एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफिकेशन कहाँ होता था, ड्रिफ्ट स्पेस में, जो कि फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है 50%। एफिशिएंसी मतलब कितने एफिशिएंटली, कितने अच्छे से वो एम्पलीफाई कर रहा है। तो तुम जो भी सिग्नल दे रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 50% एफिशिएंसी के साथ एम्पलीफाई होगा। ओके, अभी लास्ट क्लास जो पढ़े थे उसमें क्या था, दो कैविटीज था। जो 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन पढ़े थे, एक था बंचर कैविटी, एक था कैचर कैविटी। अभी क्या होता है कि ये एम्पलीफिकेशन अगर हम लोगों को पूरा नहीं पड़ता है, जैसा कि हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े थे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, कि अगर एक एम्पलीफायर से नहीं होता है तो हम लोग बहुत सारे एम्पलीफायर को कनेक्ट करके और गेन बढ़ाते हैं, एम्पलीफिकेशन बढ़ाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर ये बंचर कैविटी और कैचर कैविटी है, अभी अगर इनसे एम्पलीफिकेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, मल्टी क्लाइस्ट्रॉन यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, यहाँ पे कैविटीज जो है वो और ज़्यादा लगा देंगे, सिर्फ 2 नहीं रहेगा, बहुत सारा लग सकता है। तुमको जितना एम्पलीफिकेशन चाहिए तुम उस हिसाब से यहाँ पे कैविटीज लगा दो। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा कैविटीज जो लगाओगे वो कौन सा कैविटी रहेगा, सब बंचर कैविटी रहेगा। कैचर कैविटी जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, तो इन केस यू वांट टू इंक्रीज द एम्पलीफिकेशन, यूज मल्टी कैविटी क्लाइस्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। एम्पलीफिकेशन बढ़ाने के लिए हम लोग एक से ज़्यादा कैविटीज यूज करते हैं, जो बंचर कैविटी था वो एक से ज़्यादा यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट सिंपल है कि किस सीक्वेंस में इसमें कनेक्टेड होता है सब। तो पहले एक यहाँ पे कैथोड रहता था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन रहता था, कैथोड के बाद हम लोग बंचर कैविटी लगाएंगे, उसके बाद कैचर कैविटी लगाएंगे, और फाइनली यहाँ पे एक कलेक्टर रहता था जो कि जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स था उसको कलेक्ट कर लेता था। फिफ्थ जो है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है, तो अब हम लोग पढ़े थे जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, 2e v0/m। v0 क्या है, जो पावर सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, जो वोल्टेज दे रहे हैं वो। तो ये था हम लोग का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक। अभी क्या है, क्लाइस्ट्रॉन हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, जो 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन था। अगर हम चाहें कि सेम चीज जो हमारा डायग्राम था, सेम चीज को अगर हम ऑसिलेटर की तरह यूज करना चाहें, मतलब वो हमारा माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट भी करे, तब क्या करना होगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, ये हमारा था बंचर कैविटी, ये था कैचर कैविटी। इधर से हम लोग लेते थे आरएफ का आउटपुट, इधर से देते थे आरएफ का इनपुट। ठीक है, तो जो भी इनपुट यहाँ देते थे एम्पलीफाई होके यहाँ आता था। अब लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको ऑसिलेटर की तरह यूज करें, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ ये जो आउटपुट वाला है उसको इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। कैसे, पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू। ठीक है, मतलब फीडबैक तो तुम लोग पढ़े हुए हो, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट का जो भी पोर्शन हम लोग वापस से इनपुट में डालते हैं वो प्लस करके डालते हैं, इस तरह की इस फेज शिफ्ट में डालते हैं कि वो पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करे। तो फीडबैक हमको उतना डिटेल में बताने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। फीडबैक मीन्स कोई भी चीज आउटपुट से इनपुट में वापस से फीड करना, और पॉजिटिव फीडबैक मतलब इस फेज में ऐड करेंगे यहाँ पे, जो कि वो पॉजिटिव फीडबैक को जनरेट करे। तो अगर इस तरीके से आउटपुट को इनपुट में कनेक्ट कर दिए, तब जो क्लाइस्ट्रॉन होगा वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर पूछता है कि ऐसा क्या हम लोग करेंगे कि क्लाइस्ट्रॉन जो एम्पलीफायर है उसको ऑसिलेटर की तरह यूज कर सके, तो हम लोग क्या करना है, वी मस्ट कनेक्ट आरएफ आउटपुट मतलब कैचर कैविटी टू RF input means बंचर कैविटी इन अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। फीडबैक क्या करेगा, यहाँ का सिग्नल जो भी यहाँ एम्पलीफाइड आएगा वापस से इसको फीडबैक में इनपुट में डाल देगा, फिर यहाँ इनपुट बढ़ा, ये वापस से यहाँ तक जाएगा, एम्पलीफाई होगा और फिर कुछ पोर्शन इनपुट में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एक लूप क्रिएट कर देगा, और ऑसिलेशन क्या होता है, वही होता है। तो ये कभी भी सिग्नल जो है वो
डैम्प्ड नहीं होगा, ऑसिलेशन मिलते रहेगा हमको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे। तो ये था क्लाइस्ट्रॉन एज एन ऑसिलेटर। लेकिन इसको ऑसिलेटर की तरह हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? हम लोग तो सिर्फ पढ़े क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर की तरह। ऑसिलेटर जब ऐसे बन सकता है तो इसका अलग से टॉपिक हो सकता था हम लोग के कोर्स में, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको ऑसिलेटर की तरह यूज करने का दो डिसएडवांटेज है। जो डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला चीज है, ऑसिलेशन तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी क्या है, ऑसिलेशन के लिए हमको दोनों कैविटी कनेक्टेड है, बंचर भी और कैचर भी। तुम लोग टाइम पे नहीं आते हो ना, ये बहुत गलत बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज में? पहला चीज कि जब भी जो भी मान लो यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, अब अगर F1 फ्रीक्वेंसी के बदले हमको F2 फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज करना है तो हमको ये जो दो कैविटी है उसका भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, दोनों कैविटी का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आज, जो जिसको कि हम लोग ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं, उसमें सिर्फ एक कैविटी लगता है। ठीक है, और वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा दो कैविटी वाला है। तो दो कैविटी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज करना चाहते हैं तो हमको दोनों कैविटी के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगा या वेरी होगा तो क्या होगा? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी of both cavities has to be changed। ठीक है। दूसरा क्या है कि चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज किए, दोनों के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करके सेट कर लिए। अब क्या होगा, तुम लोग पढ़े होंगे ये जो पॉजिटिव फीडबैक है, फ्रीक्वेंसी के साथ फेज चेंज होता है। ठीक है, फेज शिफ्ट जो होता है, पॉजिटिव फीडबैक पाथ में भी फेज शिफ्ट होता है। तो जब फ्रीक्वेंसी वेरी करता है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के साथ फेज शिफ्ट चेंज होता है। गेट बंद कर दो जिशु। फ्रीक्वेंसी के साथ फेज शिफ्ट जो है वो चेंज हो जाता है, बढ़ेगा या घटेगा। अब फेज शिफ्ट अगर हो गया, फेज चेंज हो गया, तो क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक जो है हमको अटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉजिटिव फीडबैक 0 डिग्री पे होगा, 180 पे होगा, नेगेटिव के लिए -180 में ऐड करते हैं। तो अगर फेज शिफ्ट चेंज हो गया, मान लो कि पॉजिटिव के लिए हमको 180 डिग्री चाहिए, अगर 179 डिग्री हो गया तो 1 डिग्री का डिफरेंस आ गया, वो प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं देगा। तो दो केस है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ कैविटीज हैज टू बी चेंज्ड। और दूसरा क्या है कि अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग वेरी करते हैं तो ये जो फीडबैक पाथ है हम लोग का, उसका फेज शिफ्ट हो जाएगा, उसका भी फेज चेंज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि हम लोगों को प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। तो ये सारा जो रीएडजस्टमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो हमको इसको, जो मेरा बंचर कैविटी है उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, कैचर कैविटी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये जो फीडबैक पाथ है उसके फेज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्लाइस्ट्रॉन जो है हमारा 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन, उसको ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऑसिलेटर की तरह यूज नहीं करते हैं, तो इसके बदले क्या आया? रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। ये जो डायग्राम है ये रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन का है। इसमें देख रहे हो एक ही कैविटी है, क्लाइस्ट्रॉन में 2 रहता था। अभी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन बहुत सिंपल है 2 कैविटी क्लाइस्ट्रॉन से। इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गन है जो कि कैथोड है, जो पहले भी था। ये जो कैविटी है, अभी इसमें एक ही कैविटी है जो कि बंचर कैविटी की भी तरह एक्ट करता है और कैचर कैविटी की तरह भी। दोनों का काम यही करता है, इलेक्ट्रॉन बंचिंग भी यही होता है और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट भी यहीं पे होता है, जिससे कि हम लोग RF आउटपुट लेते हैं। बस चेंज क्या हुआ है, पहले वाले में 2 कैविटी था, इसमें सिर्फ एक है। दूसरा चेंज क्या हुआ है, ये सारे वोल्टेज कनेक्शन का। तीसरा क्या है, यहाँ पे पहले एक कलेक्टर रहता था, लेकिन अभी क्या है, यहाँ एक रिपेलर है। ठीक है, पिछले बार क्या था, यहाँ पे कलेक्टर रहता था जिसका कि चार्ज पॉजिटिव होता था,
लेकिन अभी रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक रिपेलर लगाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। देखो यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम देगा। ये जो एनोड है ये भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ वाला जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव चार्ज है। ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि इधर ये वाला जो कैथोड है यहाँ पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस केस में रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में क्या होता है कि ये वाला चीज है वो कैथोड हो गया और ये जो कैविटी है यही एनोड की तरह एक्ट करता है, यही मेरा एनोड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया, तो ये एनोड है, इधर कैथोड है। क्लियर है? थोड़ा बहुत वोल्टेजेस का यहाँ पे डिफरेंस है, अदरवाइज सब सेम है। यहाँ तक क्लियर है? अभी क्या होगा, ये कैथोड है। क्या तुम लोग यार, कौन है ये? ज्योति प्रिया। तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जाएगा। ये जो कैविटी है यहाँ पे ये जो है ये गैप है, इस गैप से पास होकर के ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस रिपेलर तक पहुंचेगा। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, रिपेलर भी यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ से आएगा उसको रिपेल कर देगा, मतलब वापस भेजेगा। तो अभी जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था वो क्या करेगा, वापस से मुड़ करके और कैविटी की तरफ चला जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन आया वापस से मुड़ करके कैविटी की तरफ चला गया। माइक बंद करो, किसका ऑन है। तो रिपेलर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके वापस से कैविटी की तरफ भेजना, और ये जो वापस से आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये सारा यहाँ पे बंच हो जाता है। तो टू कैविटी में भी बंचिंग होता था, यहाँ पे भी बंचिंग होता है, लेकिन यहाँ बंचिंग कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन कैविटी से पास होकर के आगे जाता है रिपेलर स्पेस में। ये जो स्पेस है इसको कहते हैं रिपेलर स्पेस। कैविटी से रिपेलर तक के बीच का जो दूरी रहता है उसको कहते हैं रिपेलर स्पेस। तो ये सारा है रिपेलर स्पेस। तो यहाँ पे बंचिंग कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है कैविटी से पास होता है, रिपेलर तक पहुंचता है, रिपेलर उसको रिपेल करके वापस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आता है तो बंच होता है। अब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन यहाँ पे भी होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का सेम होगा। किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि जो आरएफ वोल्टेज है हमारा गैप में वो किस में है, पॉजिटिव हाफ में है, नेगेटिव में है या जीरो पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड होकर के यहाँ पे बंच हो जाता है। बंच कैसे होगा ये हम लोग एप्पलगेट डायग्राम में देखेंगे। अभी के लिए क्या समझना है, ये बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला कैथोड से, ये सीधे सीधे जाएगा इधर रिपेलर में जाएगा, रिपेलर है नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारा आ जाएगा वापस से कैविटी पे। कैविटी पे जब आएगा तो वो बंच हो जाएगा। बंच होने के बाद सेम चीज, बंच का होता है हाई काइनेटिक एनर्जी, वो अपना काइनेटिक एनर्जी दे देगा कैविटी में, कैविटी कलेक्ट करके आरएफ आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब ये बंचिंग कैसे होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो लास्ट में जो हम लोग एम्पलीफायर पढ़े थे तो हम लोग अर्ली, रेफरेंस और लेट इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़े थे, उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। अब ये अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन, ये सब होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। अर्ली इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, रेफरेंस को ई आर से और लेट को ई एल से। अर्ली इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है उसको वी से, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को वी आर से, और लेट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके वेलोसिटी को वी एल से, ठीक है। अभी ये होता क्या है, तो देखो जो हम लोगों का साइन वेव है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है। अभी हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं, एक हमारा ये हो गया मान लो, एक ये हो गया और एक ये वाला। ये हो गया टाइम t1, ये हो गया टाइम t2, ये हो गया टाइम t3, ठीक है। ये टाइम एक्सिस है, मतलब क्या हुआ, ये 0 है, टाइम इधर से बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली t1 क्या होगा, छोटा होगा t2 से,
T3 बड़ा होगा, 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यही होगा। मान लो T1 है 1 सेकेंड, T2 है 2 सेकेंड, T3 है 3 सेकेंड। तो हम लोग जनरली इसमें क्या करते हैं कि ये जो 0 वाला है T2 वाला, उसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मानते हैं। मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि उसके हिसाब से उसके उसको अगर रेफर करें तो इससे कौन सा इलेक्ट्रॉन अर्ली है, कौन सा इलेक्ट्रॉन लेट है। अर्ली मतलब पहले आना, लेट मतलब बाद में आना। तो रेफरेंस मतलब कि अभी हम लोग देखेंगे जल्दी आना या लेट आना किसके मुताबिक, ये वाले इलेक्ट्रॉन के मुताबिक, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के मुताबिक। तो अगर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन टाइम T2 पे आता है तो जो इलेक्ट्रॉन टाइम T1 पे है और जो इलेक्ट्रॉन टाइम T3 पे है, इसमें से तुम लोग सोच के बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन लेट होगा, कौन सा अर्ली होगा। ये है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के मुताबिक ये हमको बताओ कि जो टाइम T1 पे जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले टाइम से अर्ली है या लेट है। T1 वाला T1 वाला अर्ली होगा और T3 वाला लेट इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा अर्ली, ये वाला हो जाएगा लेट, क्योंकि T1 पहले आ रहा है ना। अर्ली मतलब पहले। तो अगर हम ये वाले रेफरेंस इलेक्ट्रॉन T2 वाले रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो T2 क्या है 2 सेकेंड, T1 है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तो पहले आएगा ना, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ये पहले आ गया T2 से, इसीलिए इसको कहेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन। और जो T3 है ये कब आया, ये वाला जो लेट इलेक्ट्रॉन है इसको लेट क्यों बोले, क्योंकि ये T2 के बाद आया T3। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो इस तरह से साइकिल होता है, ये जो 0 वाला पॉइंट होता है उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। इसके अगर इसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो इसके रेफरेंस में ये जो पॉइंट होता है इस पे अर्ली इलेक्ट्रॉन मिलेगा हम लोगों को, और ये जो नेगेटिव वाला बाद वाला साइकिल होता है उस पे हम लोगों को लेट इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अब इससे हम लोगों को एक और चीज देखना है, वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी क्या होगा, देखा गया ये जो लेट इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है रेफरेंस से, और अर्ली इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका वेलोसिटी कम रहता है। ये हम लोग आगे देखेंगे अभी एप्पल गेट में। सेम चीज तुम्हारा जो टू कैविटी एम्पलीफायर जो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में उसमें भी है। उसमें बस ये नेमिंग नहीं किए थे क्योंकि फर्स्ट क्लास था, अगर इतना चीज बताते तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में भी जो हम लोग यहाँ पे किए थे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, सेम चीज हम लोग देखे थे ना यहाँ पे कि जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा लेट से पहुंच रहा था, जो इधर वाला इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी पहुंच रहा था, इसका जो इधर वाला जो T3 वाला ऐसे से करके मिल रहा था। याद करो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हम लोग देखे थे, यहाँ पे बंचिंग हो रहा था, तो ये वाला वेलोसिटी ज्यादा था V0 से, ये वाला वेलोसिटी कम था V0 से। बस नेमिंग नहीं किए थे, तो उसमें भी अगर नेमिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये लेट इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका वेलोसिटी ज्यादा हम लोग लिखे थे, यहाँ भी वही बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी एप्पल गेट डायग्राम जो इसका रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन का है वो देखने के पहले क्या ध्यान में रखना है कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर मानते हैं ये वाले पोजीशन को तो T1 टाइम मतलब ये जो पॉजिटिव वाला रहता है उसको अर्ली इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, नेगेटिव हाफ वाला जो रहता है उसको लेट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। लेट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा रहता है, अर्ली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम रहता है। और ये Vr जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से जाएगा, जो नॉर्मल वेलोसिटी रहता है विदाउट एनी मॉड्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल क्या है, जीरो है, RF सिग्नल जो है वो जीरो है, इसीलिए कोई वेलोसिटी मॉड्यूलेशन नहीं होगा। तो अभी क्या हो गया, हम लोग देख लिए कॉन्सेप्ट अर्ली, रेफरेंस और लेट का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है अर्ली, रेफरेंस, लेट इलेक्ट्रॉन्स में? वेलोसिटी ऑफ लेट इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। जो लेट इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसका वेलोसिटी ज्यादा होता है, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन रहता है उसका वेलोसिटी कम होता है, और जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसका वेलोसिटी क्या होगा, एज इट इज, कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके एप्पल गेट डायग्राम पे।
इतना समझने के बाद अब हम लोग ये चीज़ समझ पाएंगे। ये जो एप्पल गेट डायग्राम है इसमें क्या है, ये दिखा रहा है रिपेलर स्पेस। रिपेलर स्पेस मतलब कैविटी का जो गैप था, गैप से रिपेलर तक। और ये क्या है, जो मेरा आरएफ वोल्टेज है। तो अगर मेरा आरएफ वोल्टेज इस टाइप से है तो क्या होगा, ये वाला मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है ई आर। तो अगर ये रेफरेंस है तो ये वाले पोजीशन पे क्या आएगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन, और ये वाले पोजीशन पे लेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, इसको प्लॉट करेंगे तो यहाँ अर्ली वाले का पोजीशन आएगा, यहाँ रेफरेंस वाले का आएगा, यहाँ लेट वाले का आएगा। ये सब क्या करेगा, रिपेलर के पास जाएगा। रिपेलर स्पेस है ना, यहाँ से जो गैप है वहां से स्टार्ट होगा, ये रिपेलर स्पेस में जाएगा। रिपेलर स्पेस में जाके रिपेलर से रिपेल होकर के और वापस कहाँ जाएगा, कैविटी के पास। रिपेलर स्पेस क्या दिखा रहा है, ये वाला जो 0th पोजीशन है ये क्या है, तुम्हारा कैविटी है। कैविटी का जो गैप है धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, इधर रिपेलर लगा हुआ है। तो ये पोर्शन यही दिखा रहा है रिपेलर स्पेस। तो अभी क्या हुआ है, जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, धीरे धीरे रिपेलर स्पेस में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहुंच करके रिपेलर से रिपेल हो करके ये वापस आ गया। सिमिलर वे में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन भी कैविटी गैप से निकलेगा और वापस से कैविटी गैप पे आ जाएगा। लेट इलेक्ट्रॉन भी वही करेगा। लेकिन अभी क्या होता है, तीनों का वेलोसिटी अलग अलग होता है ताकि बंचिंग हो पाए। बंचिंग मतलब तीनों तरह के इलेक्ट्रॉन को एक साथ बंच करना, एक साथ जमा करना। तो अभी क्या होगा, लेट इलेक्ट्रॉन तो बाद में चला, अर्ली इलेक्ट्रॉन पहले चला। तो अभी अगर बंचिंग करना है तो क्या करना होगा, तीनों का वेलोसिटी को चेंज करना होगा। जो लेट से चला है उसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, VL ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो जल्दी पहुंच पाएगा यहाँ पे। और जो पहले ही चल चुका है उसका तो वेलोसिटी कम भी रहेगा तो भी वो सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर किसी को यहाँ ये कॉलेज है, कोई अगर कॉलेज टाइम पे पहुंचना है, किसी का घर दूर है, किसी का घर पास है, कोई घर से जल्दी निकलेगा तो वो धीरे धीरे भी चलेगा तो टाइम पे कॉलेज पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कोई घर से लेट निकला है तो उसको क्या करना होगा, अपना स्पीड बढ़ाना होगा ताकि वो कॉलेज टाइम पे पहुंचे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जो लेट है उसको अपना वेलोसिटी बढ़ाना ही होगा ताकि बंचिंग हो पाए। अब ये बंचिंग हो पाई, बंचिंग तक तो समझ में आ गया, लेकिन बंचिंग यहीं पे क्यों हुआ, यह हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये कितने दूर ट्रैवल करने के बाद बंचिंग होगा, कितने टाइम के बाद बंचिंग होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ का जो ट्रांजिट टाइम होता है, ट्रांजिट टाइम रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में क्या होता है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल फ्रॉम कैविटी गैप टू रिपेलर एंड अगेन फ्रॉम रिपेलर टू कैविटी गैप। मतलब ये जो मेरा ये कैविटी था एनोड, वहां से ये जो रिपेलर लगा हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चल के रिपेलर के पास जाएगा और रिपेलर से वापस से रिपेल होकर के यहाँ तक आएगा, इतना जो टाइम लगता है उसको कहेंगे ट्रांजिट टाइम। ठीक है, तो ट्रांजिट टाइम में देखा गया, ट्रांजिट टाइम हम लोग लिखते हैं n प्लस, अगर इसको टी आर लिखते हो, n+3/4 t, जहाँ की ये वाला t क्या है, ये जो तुम्हारा आरएफ वोल्टेज है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, और ये जो स्मॉल n है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो बंचिंग जो होता है वो ट्रांजिट टाइम पे ही होता है। तो ट्रांजिट टाइम तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, जब n 0 है तो 3/4 t, मतलब ये जो तुम्हारा वेव है इसके 3/4 टाइम पीरियड पे बंचिंग हो सकता है। नेक्स्ट बंचिंग कब हो सकता है, 1 प्लस, जब n 1 रहेगा, 1 + 3/4 t, मतलब 1 साइकिल प्लस 3/4 साइकिल, उतने टाइम पीरियड पे। तो जो फर्स्ट वाला है 3/4 t, ये वाले स्लाइड में देखो समझ में आएगा। इसमें देखो सेम अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, लेट इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड वाला है वो क्या दिखा रहा है, तुम्हारा ट्रांजिट टाइम 3/4 t को। क्योंकि इसमें देखो तुम्हारा टाइम पीरियड क्या हो गया, एक टाइम पीरियड ये हुआ, ये हो गया t/2। टाइम पीरियड वगैरह निकालना तो सभी को आता होगा। ये 0 है,
यहाँ इस पॉइंट से वेव खुद को रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये इतना टाइम पीरियड हुआ। तो अगर ये t हुआ, ये t/2 हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ? 3/4 वाला t, 3/4t कहाँ पे आएगा? 3/4t कहाँ पे आएगा? ER के पास मैम। देखो पहले यहाँ पे ही देख लो, ये जो बंचिंग है, ट्रांजिट टाइम क्या है? 3/4 टाइम्स तो नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा साइकिल है। ये जो बंचिंग हुआ, जहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ था और जो बंचिंग हुआ है, उसके बीच में बहुत सारा साइकिल है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है, या यहाँ ट्रांजिट टाइम कितना लगा, तो क्या करेंगे? ट्रांजिट टाइम हमेशा ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे शुरू होता है, क्योंकि अर्ली और लेट के मुताबिक तो हम लोग काम कर ही नहीं सकते। जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है मेरा, उसके हिसाब से। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से बंचिंग जहाँ हुआ है, वहाँ का टाइम पीरियड देखेंगे। तो अगर इस वाले केस में देखें तो क्या होगा? रेफरेंस मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ऐसे गए एक साइकिल, फिर यहाँ से गए आधा साइकिल, और ये 1/4 और। तो ये कितना साइकिल हो गया? यहाँ से यहाँ तक 1 साइकिल, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3/4 साइकिल। मतलब अभी यहाँ ट्रांजिट टाइम कितना लग रहा है? 1 + 3/4t। दैट मीन्स स्मॉल n क्या है हमारा? 1 है। समझ में आ रहा है? अब इसमें बताओ हमको, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है? ये अभी तुमको बोलना है कि बंच करवाओ 3/4t पे। तो कैसे कराओगे? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो यहाँ से तुमको 3/4 साइकिल लेना है। तो यहाँ से चलोगे, यहाँ तक पहुंचे, आधा साइकिल हो गया, 1/2 साइकिल। तुमको चाहिए कितना? 3/4, मतलब 1/4 और चलना है, बस यहाँ तक चलोगे। इसका मतलब ये जो टाइम है, यहाँ पे बंचिंग हो जाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे देखो बंचिंग हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। हम बोलेंगे नहीं, बंचिंग जो है n + 3/4 होता है ना, n = 0 रखते तो ये आया। मान लो n = 1 रखे, तो मेरा ट्रांजिट टाइम क्या हो जाएगा? 1 + 3/4t। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एलसीएम लेकर के 4 7/4t, लेकिन इस तरीके से लिखोगे तो साइकिल्स के टर्म में समझना आसान होगा। 1 + 3/4 मतलब 1 फुल साइकिल और 3/4 साइकिल। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि n 1 वाले पे बंचिंग हो, स्मॉल n = 1 ले, तब क्या करना पड़ेगा? हम लोग को देखना है एक पूरा साइकिल और 3/4। तो सेम इलेक्ट्रॉन साइकिल कहाँ से लेना है? रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से। एक पूरा साइकिल, मतलब एक पूरा साइकिल ले लिए, ये पूरा एक साइकिल हो गया यहाँ से यहाँ तक, बच क्या गया? 3/4 और। तो यहाँ से फिर और आगे चले, ये हो गया और हाफ साइकिल, और 1/4 मतलब यहाँ। तो पूरा जो टोटल ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक 1 + 3/4 साइकिल हो गया। दैट मीन्स कि इस टाइम पे बंचिंग होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे ये सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बंच कर सकता है, यहाँ पे भी बंच कर सकता है। किस पे डिपेंड करता है? ये जो अलग अलग है, इसको कहते हैं मोड्स। किस मोड में ऑपरेट करा रहे हैं? ये हमारा मन है कि हम लोग रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन को मोड, इसको कहते हैं मोड n + 3/4। तो कौन से मोड में ऑपरेट करना है, ये तुम्हारा मन है। अगर तुम चाहते हो स्मॉल n 0 रखोगे, तो तुम्हारा मोड क्या हो जाएगा? 3/4। तो अगर 3/4 पे ऑपरेट कराना चाहते हो, तो तुम्हारा बंचिंग यहाँ पे होगा। अगर तुम चाह रहे हो नहीं, मेरा रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन जो है उसको हम 3/4 मोड पे नहीं ऑपरेट करके 1 + 3/4 पे करें, तो क्या होगा? तब इसका जो बंचिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे एप्पल गेट, वो इस टाइप का होगा। ठीक है? अगर n = 2 रहता, तो ट्रांजिट टाइम क्या हो जाता? 2 + 3/4। उस केस में क्या होता? पूरा 2 साइकिल और 3/4। मतलब अगर इस वेव को आगे बढ़ाया जाए, इसको इस तरीके से और आगे बढ़ा लो, इसको समझना। ये जो मोड्स होता है रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन में, मोड्स होता है अलग अलग। किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल n के वैल्यू पे, या हम लोग को कहाँ पे बंचिंग चाहिए। अलग अलग मोड्स लेंगे तो जो बंचिंग टाइम रहेगा वो अलग हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं अभी हम लोग n = 2 लिए हैं,
तो n2 में क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 लिए तो ट्रांजिट टाइम मेरा मतलब जो बंचिंग में टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा 2 + 3/4 t, मतलब पूरी 2 साइकिल प्लस 3/4 साइकिल और। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, ये सबको डिलीट कर देते हैं। दो साइकिल 3/4। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ 0 से शुरू नहीं करना है। जो हम लोग टाइम लेते हैं वो क्या होता है, कैविटी गैप पे जब इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन वाला, तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करेंगे। 2 साइकिल, पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, और 3/4 क्या होगा इतना, और यहाँ पे, इसका मतलब ये वाले टाइम पे बंचिंग हो जाना चाहिए था। तो अब जो अगला बंचिंग यहाँ पे होता वो इस तरह होता। जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्पेस ट्रैवल करता है, वो आकर के इस तरह मिलता। ये वाला है ये भी आकर के यहाँ पे मिलता। जो लेट है वो भी आकर के इधर मिलता। तो एक बंचिंग फिर यहाँ पे हो जाता। तो सेम सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग अलग अलग टाइम पे बंच कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ दिखा रहा है, लेंथ ऑफ अर्ली इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ लेट, ये क्या दिखा रहा है कि कितना दूर रिपेलर स्पेस में ट्रैवल करता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अभी बताओ कौन ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहा है रिपेलर स्पेस में। रिपेलर स्पेस में कौन ज्यादा दूर ट्रैवल कर पा रहा है, अर्ली इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन या लेट इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेलर स्पेस में ज्यादा दूर ट्रैवल कर पा रहा है, ठीक है। रिपेलर स्पेस क्या बताए थे क्या होता है, रिपेलर स्पेस ये वाला स्पेस हुआ। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे, उसको हम लोग मान लेते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के पहले अर्ली इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा, इधर लेट इलेक्ट्रॉन है। ग्राफ से मत देखना, ये मान लो इलेक्ट्रॉन बीम निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बीम सबसे पहले अर्ली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे पहला वाला इलेक्ट्रॉन को अर्ली बोलते हैं, उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद लेट इलेक्ट्रॉन आएगा। तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से ट्रैवल करते करते क्या होगा, कौन ज्यादा दूर ट्रैवल कर पाएगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन। अर्ली इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर ट्रैवल करेगा, तब तक में उसके पीछे पीछे रेफरेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके पीछे लेट इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो ज्यादा दूर तक कौन जा पाया, बंचिंग का टाइम हो रहा है, मतलब अब इन तीनों को वापस आकर के यहाँ पे मिलना है। तो लेट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्योंकि लेट से निकला है वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही ये रिपेल होकर के रिटर्न आ जाएगा। फिर ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और अर्ली इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आ जाएगा। ज्यादा आगे तक कौन जा पाया, जो पहले इलेक्ट्रॉन निकला था। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो लेंथ ऑफ अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है रिपेलर स्पेस में। तो अगर क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कुछ पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है रिपेलर स्पेस में ज्यादा दूर तक ट्रैवल करता है, तो अर्ली इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन वाले में एक और चीज क्या ऐड हो गया, एक तो अर्ली इलेक्ट्रॉन था, एक वेलोसिटी था, दूसरा क्या हो गया, जो लेंथ ट्रैवल होता है वो ज्यादा होता है इस क्रम में, ठीक है। सबसे कम ये L क्या है, रिपेलर स्पेस। तो रिपेलर स्पेस में कौन ज्यादा ट्रैवल करता है, अर्ली इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कौन करता है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम दूरी कौन तय करता है, लेट इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी किसका ज्यादा होता है, लेट इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि लेट इलेक्ट्रॉन को वापस से बंच होने के लिए मिलना है इन लोगों के साथ, क्योंकि वो लेट चला है, उसको वेलोसिटी अपना ज्यादा करके और इन तीनों के साथ बंच होना पड़ेगा। तो ये था हम लोगों का रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन। इसमें यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है किसी को मोड समझने में? तो ट्रांजिट टाइम क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम जो तुम्हारा कैविटी गैप है टुवर्ड्स द रिपेलर एंड बैक टू द गैप, ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम को कैसे लिखते हैं, n + 3/4 t, मान लो ये r है, ये t क्या है, टाइम पीरियड
RF वोल्टेज, और ये T क्या है, ट्रांजिट टाइम। n का वैल्यू क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, डिफरेंट। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्मॉल n मेरा ट्रांजिट टाइम डिफर करता है। अब इसमें एक और टर्म आता है मोड नंबर। मोड नंबर क्या होता है, कैपिटल N से अगर डिनोट करेंगे तो मोड नंबर होता है n+3/4। यही वाला चीज, बस यहाँ पे T लगा रहता है तो उसको ट्रांजिट टाइम बोल देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये जो नंबर हुआ उसको कहते हैं मोड नंबर। ठीक है, तो अगर रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन मोड 3/4 में ऑपरेट कर सकता है, उसका मोड नंबर 1 3/4 हो सकता है, 2 3/4 हो सकता है, इस तरीके से उसका मोड नंबर हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है ज्योति? यस सर। तो ये था हम लोगों का रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन के बारे में। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं।